Hello students, myself Gaurav Mishra. Welcome to NTA Abhyas Need Based Test number 68 Chemistry Paper Discussion. आज का पेपर कैसा था, कितना स्कोर अच्छा माना जाएगा, कितना स्कोर एक्सीलेंट माना जाएगा, इसके बारे में हम जजमेंट लेने की कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ द पेपर. चलिए पहले स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, in chromium chloride CrCl3, chloride ions have cubic closed packed arrangement and Cr3 plus ions are present in the octahedral holes. The fraction of the total number of holes occupied is. तो इसमें जिस वर्ड पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो है, आपसे फ्रैक्शन पूछा है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स में से. इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है. अब एक बात और समझ लीजिए, क्यूबिक क्लोज पैक्ड जो अरेंजमेंट होता है उसमें अगर अपने पास n पार्टिकल्स हैं, अगर अपने पास n पार्टिकल्स हैं एट FCC लैटिस पॉइंट्स, then we will also have n octahedral voids and 2n tetrahedral voids. For every n particles we will have n octahedral voids and 2n tetrahedral voids. अब यहाँ पर देखिए क्लोराइड आयन CCP पर है, इसका मतलब अगर 3 क्लोराइड आयंस हैं, फॉर 3 क्लोराइड आयंस देयर वुड बी 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और 6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी इस रूल के अकॉर्डिंग. अच्छा, फॉर 3 क्लोराइड आयंस we only have one Cr3 plus ion. हमारे पास सिर्फ एक Cr3 plus ion है जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है. तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन पूछा जाए तो 1 out of 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड. लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स का फ्रैक्शन पूछा है तो अपन बोलेंगे कि 1 out of 9, 3 plus 6 9, 1/9 of the voids are occupied. 1/9 of the voids are occupied. अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ठीक है. तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है. सेकेंड क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर. वाटर 1 किलोग्राम है, मोलर मास दे रखा है सुक्रोज का, वाटर का KF दे रखा है, आपसे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF टाइम्स मोलैलिटी. KF 1.86 है, ठीक है. मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास से डिवाइड करने पर, डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट 1 है, यहाँ से ये वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी. 68.4 और 342 में कैंसिलेशन हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा. 5 टाइम्स कैंसिल करेगा 68.4, और उसके बाद जब हम डिवीजन करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0.372 आएगी. तो इतना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया है. तो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -0.372 डिग्री सेल्सियस. सही है, तो आंसर है सी. Third question, the metal extracted by the electrolysis of its fused salt, मतलब molten salt की इलेक्ट्रोलिसिस करके कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ऐसा एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो हाईली एक्टिव मेटल्स के लिए एम्प्लॉय किया जाता है. ऐसे मेटल्स जिनके कैटायंस को रिड्यूस करना डिफ़िकल्ट हो, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए रिड्यूस करके ऑब्टेन करते हैं. और ये मेथड यहाँ पर सोडियम के लिए एम्प्लॉय किया जाएगा. चारों ऑप्शंस देखें, सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल सोडियम है, तो उसी के लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन, IUPAC नेम देना है. IUPAC नेम देने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और फिर देखेंगे कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन किस तरफ से दी जा सकती है. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और डबल बॉन्ड की लोएस्ट लोकेंट अगर हम देखें तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करनी होगी. ऐसा करने से हमें 10 कार्बन की चेन मिलेगी. फिर आप देखिए यहाँ पर 5th और 6th नंबर के कार्बन पर इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं,
3rd नंबर के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 5,6 डाई इथाइल, 3 पर मिथाइल, ठीक है। 10 कार्बन की चेन, तो वर्ड रूट आएगा डैक, डबल बॉन्ड की पोजीशन 4, डैक 4 इन, 5,6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल, डैक 4 इन, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 4th का आंसर है ए। द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ एयर ओवर हॉट कोक इज, हॉट कोक तो कार्बन ही है, उसके ऊपर एयर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एयर जब पास करते हैं तो कार्बन एक्चुअली एक्सेस में माना जाता है इस रिएक्शन में। कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन ज़रूर होती है, लेकिन कोक के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर अज्यूम की जाएगी। ऐसा करने से यहाँ पर जो गैस बनेगी वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, बट एट द सेम टाइम एयर में नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है, जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। एयर के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ मिलके CO बना लिया और N2 गैस बच गई। ये जो मिक्सचर है CO और N2 का, इसको अपन बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो इसमें अपन को ध्यान से ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, नहीं तो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। 5th का आंसर होगा सी। विच ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट एसिडिटी, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, ठीक है। और 3 एसिड्स की बात हो रही है, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। इन तीनों एसिड्स में बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फिर एसिटिक एसिड और फिनॉल वीकेस्ट एसिड है। ये बात हमें एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए। बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फिनॉल इज द वीकेस्ट। आंसर होगा बी। 7th क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट डायपोल मोमेंट, कौन सा मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट पोजेस नहीं करता, मतलब कौन नॉन पोलर है। तो इसके लिए हमको इनके शेप्स ड्रॉ करने होंगे, डायपोल मोमेंट्स के, बॉन्ड डायपोल्स के ओरिएंटेशंस देखने होंगे। एक एक करके जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि CCl4 मॉलिक्यूल में कोई नेट डायपोल मोमेंट नहीं है। वैसे भी ये एक जनरल रिजल्ट है, आप ध्यान रख सकते हो। अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना आता हो और सेंट्रल एटम से अटैच्ड सारे एटम्स एक जैसे हों, तो वो सराउंडिंग एटम्स का डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल हो जाता है, सारे बॉन्ड डायपोल्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और मॉलिक्यूल नॉन पोलर आता है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशंस ओनली, सिर्फ कोल्ड कंडीशंस में कौन स्टेबल है। तो इसका आंसर है एस्पार्टेम। पहली बात तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होना चाहिए, दूसरी बात हाई टेम्परेचर्स पर स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो एस्पार्टेम जो है वो कुकिंग टेम्परेचर्स पर अनस्टेबल हो जाता है, लोअर टेम्परेचर्स पर ही ये स्टेबल है। एलिटेम में ये खासियत है कि वो हायर टेम्परेचर्स पर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, व्हेन अ सल्फर सॉल इज evaporated, sulfur is obtained. On mixing with water, sulfur sol is not formed. The sol is, वाटर के साथ मिक्स करने पर सॉल नहीं बना। इसका मतलब जो सल्फर सॉल है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। That means the sol is hydrophobic. हाइड्रोफोबिक है सॉल, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक डेफिनेटली नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, RNA एंड DNA आर कायरल मॉलिक्यूल्स। RNA DNA कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी कायरलिटी किस वजह से होती है। तो RNA और DNA में एक तो फॉस्फोरिक एसिड उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक नाइट्रोजीनियस बेस उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और एक शुगर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और जो कायरलिटी है वो शुगर कंपोनेंट की वजह से आती है। DNA में प्रेजेंट जो शुगर है वो D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर है और इस मॉलिक्यूल में डेफिनेटली कायरलिटी है। 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है।
इसमें डेफिनेटली कायरलिटी है। और आरएनए में प्रेजेंट जो डी शुगर है वो है डी राइबोज, और डी राइबोज का स्ट्रक्चर फिर से रिंग फॉर्म में बना रहा हूँ। इस तरह से है, पर डेफिनेटली इनमें कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं और ये मॉलिक्यूल्स कायरल हैं। तो कायरलिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज बिकॉज ऑफ देयर डी शुगर component. Coming to the 11th question, a salt on treatment with dilute HCl gives a pungent smelling gas and a yellow precipitate. The salt gives green flame when tested. तो उसमें एलिमेंट कंपाउंड की टेस्टिंग से रिलेटेड फैक्ट्स भी पूछे गए हैं। द सॉल्ट सोल्यूशन गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद पोटेशियम क्रोमेट। द सॉल्ट इज, तो इसमें जब तक आपको रिएक्शंस और सब्सटेंसेस के कलर एट्सेट्रा की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो सॉल्ट इन्वॉल्व है वो एक्चुअली बेरियम थायोसल्फेट है। बेरियम थायोसल्फेट कि जब HCl से रिएक्शन होती है तो बनता है BaCl2, सल्फर एलिमेंट सेपरेट होता है, SO2 गैस लिबरेट होती है जो कि पंजेंट स्मेलिंग गैस है। एट द सेम टाइम वाटर भी फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है अगर इसको हम पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट कराएं तो BaCrO4 एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड बनेगा जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। रिएक्शंस पता होने पर और कलर पता होने पर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 12th क्वेश्चन, द जनरल फार्मूला CnH2nO2 कुड बी फॉर ओपन चेन। तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस देख सकते हैं। इस फॉर्मूला से अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जज करें तो वो 1 आ रही है। इसका मतलब कंपाउंड में या तो कंपाउंड में रिंग तो है नहीं, या तो रिंग होती या फिर एक डबल बॉन्ड होता। रिंग है नहीं, ओपन चेन कंपाउंड है, इसका मतलब सिर्फ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डाईकीटोन्स में तो 2 डबल बॉन्ड्स हैं, डायोल्स में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, डायल्डिहाइड्स में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस वहाँ से आ रही है। 12th का आंसर है बी। कमिंग टू 13th क्वेश्चन, KSP वैल्यू दे रखी है NiOH होल ट्वाइस की और इसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन में पूछी है कॉमन आयन की प्रेजेंस में। NiOH होल ट्वाइस dissolves in water to form nickel ions and hydroxide ions, ठीक है। अगर NaOH पहले से ही प्रेजेंट रहे तो फिर NiOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। मान लो इसके x मोल्स पर लीटर डिजॉल्व हुए तो निकल आयंस भी x बनेंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस 2x बनेंगे। बट ये जो 2x है ये 0.1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होगी इस कंपाउंड की, स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है। यहाँ से इक्वेशन सेटअप हो जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन, x टाइम्स 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स KSP विच इज़ 2 × 10⁻⁻15। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻13, ठीक है ना, 2 × 10⁻13 मोल्स पर लीटर। ये x ही सॉल्युबिलिटी है, आंसर है बी। 14th क्वेश्चन, अगेन रिएक्शंस पता होने पर बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सी रिएक्शन सही नहीं है ये अपन को आइडेंटिफाई करना है। कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन तो सही है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन जिंक की HNO3 के साथ जो वेरी डाइल्यूट मीडियम में रिएक्शन कराई गई है इसमें NO फॉर्म नहीं होता, एक्सट्रीमली डाइल्यूट मीडियम में NH4NO3 फॉर्म होता है, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पर गलत है और इसी वजह से आंसर बी मार्क करना होगा, ठीक है। कमिंग टू 15th क्वेश्चन,
35 डिग्री सेल्सियस पर CS2 का वेपर प्रेशर दे दिया, एसीटोन का वेपर प्रेशर दे दिया। फिर एक सॉल्यूशन की बात करी है जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2 0.25 है और टोटल वेपर प्रेशर 600 mmHg आ रहा है। 600 mmHg आप देखिए दोनों प्योर लिक्विड्स के P0 वैल्यूज से ज़्यादा है। अगर सॉल्यूशन आइडियल होता तो आइडियल सॉल्यूशन का जो P टोटल है, टोटल वेपर प्रेशर, वो हमेशा प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर्स के बीच में आता है, PB0 और PA0 के बीच में आता है। लेकिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो P टोटल आ रहा है वो P0 ऑफ CS2 से ज़्यादा आ रहा है, P0 ऑफ CS2 P0 ऑफ एसीटोन से ज़्यादा है। तो टोटल प्रेशर जो आइडियली आना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है। P टोटल इज़ ग्रेटर दैन द P आइडियल। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में एवेपोरेट करने की टेंडेंसी बढ़ चुकी है मिक्सचर बनने के बाद। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा डिविएशन शो कर रहा है? पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इतना जज करने के बाद ऑप्शंस पढ़िए। अ मिक्सचर ऑफ 100 ml एसीटोन 100 ml CS2 एज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 200 ml। ये तो आइडियल केस में होता। व्हेन एसीटोन एंड CS2 आर मिक्स्ड एट 35 डिग्री सेल्सियस हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब ही हुई है डेफिनेटली। पॉजिटिव डिविएशन वाले केस में डेल्टा H पॉजिटिव होता है सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए, डेल्टा V भी पॉजिटिव होता है मिक्सिंग पर, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है आफ्टर मिक्सिंग। हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। सी रॉन्ग है, हीट रिलीज नहीं होगी, राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं हो रही है। ठीक है, 15th का आंसर है बी। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो इसमें तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करना है। PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन है, इसको आप कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो, और कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन बन रहा है P/RT विच वी कैन सी इन ऑप्शन सी। तो ये तो फेयरली इजी क्वेश्चन है। A substance undergoes first order decomposition involving two parallel first order reactions। दो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में A का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो dA/dt ये तो दोनों रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, को लिख सकते हैं -K1 टाइम्स A -K2 टाइम्स A, दोनों रिएक्शंस में कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जो dB/dt है वो सिंपली K1 टाइम्स A है। B सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन से बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसलिए मैंने पावर 1 रखी है। और C सिर्फ सेकेंड रिएक्शन से बन रहा है, K2 टाइम्स A। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो dB/dC K1/K2 आ रहा है। आपसे पूछा है मोल परसेंटेज ऑफ B इन द प्रोडक्ट्स बताइए, तो dB/dC K1/K2 आ रहा है। अगर अपन वेरिएबल सेपरेट करें और फिर इंटीग्रेट करें तो B/C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, K1/K2 ही आ जाएगा। अब आपसे B का परसेंटेज प्रोडक्ट्स में पूछा है, इसका मतलब BT प्लस CT, प्रोडक्ट्स तो यही है B और C, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। और ये हो जाएगी K1 प्लस K2 टाइम्स 100। K1 K2 आपको दिए हुए हैं। इसमें ध्यान रखना इस बात का भी है कि 10 की पावर्स अलग हैं, जो 10 की पावर्स डिफरेंट है उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। K1 की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻⁻4 है, और K2 की वैल्यू 3.8 इंटू 10⁻5 है। इसको लिख सकते हैं 0.38 इंटू 10⁻4, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 1.25 और नीचे 0.38 अगर ऐड करें तो 1.63 आ जाएगा।
मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 की पावर्स कैंसिल हो गई। ये डिवीजन हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये डिवीजन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ये आएगा 77% रफली। सो दिस परसेंटेज विल कम आउट टू बी 77%। अकॉर्डिंगली वी विल मार्क द आंसर बी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि समझ में आ रहा है कैसे करना चाहिए इसको। पैरेलल रिएक्शंस गिवन है। 18th क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अनक्लियर मुझे लगी। डेल्टा जी का एक्सप्रेशन दे रखा है, डेल्टा जी का एक और एक्सप्रेशन दे रखा है, देन द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल विद टेम्परेचर। तो ईएमएफ ऑफ सेल का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, तो एक इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन उन्होंने नहीं दी है। देखिए डेल्टा जी नॉट होता है, या सिंपली डेल्टा जी अगर लिखें तो डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल एंड ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से अगर ई सेल का एक्सप्रेशन लिखें तो वो बन रहा है माइनस डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस डेल्टा एस अपॉन एन एफ टाइम्स टी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है वो डी ई सेल बाय डी टी पूछना चाह रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल पोटेंशियल विथ टेम्परेचर। सेल पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है वो चीज़ पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। और डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा और डिफरेंशियल आएगा डेल्टा एस अपॉन एन एफ। तो डी ई सेल बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF विथ टेम्परेचर वुड बी गिवन बाय डेल्टा एस बाय एन एफ। हालांकि लैंग्वेज उतना क्लियर नहीं लगा मुझे इस क्वेश्चन का। 18th का आंसर होगा सी। कमिंग टू 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे हैं इस स्ट्रक्चर के कॉरिस्पॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में 3 कायरल सेंटर्स हैं, और अगर 3 कायरल सेंटर्स हैं मॉलिक्यूल के एंड्स पे भी सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब 2 to the power 3 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। 2 to the power 3 स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब 8 स्टीरियो आइसोमर्स। 8 स्टीरियो आइसोमर्स। Coming to 20th question. When 9.65 coulombs of electricity is passed through solution of silver nitrate, atomic weight of silver दे रखा है, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर जो हाफ रिएक्शन है सिल्वर के डिपॉजिशन की वो तो ये है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ठीक है। इसका मतलब जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होंगे। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं चार्ज को पर कूलम में जो चार्ज है उससे डिवाइड करने पर कूलम में जो चार्ज होता है उसको अपन फेराडेज कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसा करने पर ये वैल्यू आएगी 1 × 10 to the power -4 moles। 1 × 10 to the power -4 moles और 0.1 मिलीमोल्स। 0.1 millimole electrons are equivalent to 0.1 millimole silver deposited, and 0.1 millimole silver is equivalent to 0.1 × 108 milligrams of silver। जो इसका मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई करने पर मास मिलेगा। 10.8 milligrams of silver would be deposited। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये तो बात सही है। आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज विद टाइम, अगेन करेक्ट। थर्ड केस में एक रिएक्शन दे रखी है जिसका Kc दे रखा है। If the reaction is carried out in the presence of catalyst, the value of Kc decreases।
ऐसा नहीं है, कैटलिस्ट को यूज़ करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस। हाँ, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, दोनों रिएक्शंस होती रहती हैं पर दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। तो जो ऑप्शन गलत है वही अपन को मार्क करना था और वो है सी। 22nd क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इज़। ऑर्बिटल का जो अपन साइज़ डिटर्मिन करते हैं वो 90 to 95% प्रोबेबिलिटी एनक्लोज करने वाले वॉल्यूम से करते हैं। ऑर्बिटल का जो अपन बाउंड्री मार्क करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की टोटल प्रोबेबिलिटी 90% या कभी कभी 95% का क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, इसको अगर आप पढ़ें तो इसमें आपको स्टीफन रिएक्शन दे रखी है जो कि एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। जो प्रोडक्ट Y है वो एक एल्डिहाइड होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड। 23rd का आंसर सी। 24th क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्विनॉन्स दे रखे हैं, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर एक बात तो आपको रेजोनेंस की देखनी पड़ेगी, दूसरी बात कीटो ग्रुप्स कितना सेपरेटेड है वो देखना पड़ेगा। जैसे ये सेकंड वाला कंपाउंड विसिनल डाइकीटोन है, इसमें दोनों कीटो ग्रुप्स पास में लगे हुए हैं, इसमें कार्बन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज पास में आ रहा है जिससे एक अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो सेकंड वाला कंपाउंड लीस्ट स्टेबल है। और उसके बाद अगर रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थर्ड वाले कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। थर्ड वाले कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। सेकंड वाले कंपाउंड में भी कॉन्जुगेशन है पर उतना एक्सटेंडेड नहीं है। फर्स्ट वाले में उतना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने के कारण थर्ड जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो थर्ड मोस्ट स्टेबल एंड सेकंड इज द लीस्ट स्टेबल कंपाउंड। आंसर जाना चाहिए डी। 25th क्वेश्चन, सभी के सभी साइनो कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर आप देखें तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस केस में मिलेगा? तो साइनाइड जो है वो एक वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। और इसके केस में हम इनर कॉम्प्लेक्सेस बनाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वाले केस में कोबाल्ट पर +3 चार्ज है, ऐसा होने से इसका कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है आर्गन 3d6। सेकेंड वाले केस में आयरन पर +3 यूनिट्स ऑफ चार्ज है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 3d5। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैसे भी पेयरिंग हो नहीं पाएगी। थर्ड वाले केस में Mn3+ है जो कि हो जाएगा आर्गन 3d4। और फोर्थ वाले केस में Cr3+ है जो कि हो जाएगा आर्गन 3d3। तो अपन 2 d ऑर्बिटल्स एम्प्टी कराने की कोशिश करेंगे जिससे कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सके। हर केस में सेंट्रल एटम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। और फर्स्ट वाले केस में आप देखोगे 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में 2 d ऑर्बिटल्स एम्प्टी कराने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ए में ही मिलेगा। ए वाला कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है। दिस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। Coming to 26th question, which of the following reagents is used to identify fructose? फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, इस बात को ध्यान रखें। उसका जो रिंग फॉर्म होता है ना, रिंग फॉर्म में हेमी एसिटल ग्रुप बनता है और हेमी एसिटल ग्रुप्स इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हेमी एसिटल ग्रुप। और हेमी एसिटल ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज करना संभव है। रिंग फॉर्म में हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलेंस रीएजेंट, और ये फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज कर देगा और सिल्वर मिरर बनेगा जो कि टेस्ट का काम करेगा। 27th क्वेश्चन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है NaCl, NaOH और HCl का, NaOH और HCN का भी दे रखा है।
और आपसे हीट ऑफ आयनाइजेशन पूछा है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपली ये है, H प्लस OH माइनस गिव्स H2O। तो इसका जो डेल्टा H है वो -57.3 किलो जूल्स है। रिएक्शन को फर्स्ट नंबर पे मार्क कर लेते हैं। सेकेंड वाली रिएक्शन में HCN ने रिएक्ट किया OH माइनस के साथ, प्रोडक्ट बनेगा Cn माइनस प्लस H2O। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है और इसका डेल्टा H2 नॉट है -12.1 किलो जूल्स। हीट ऑफ आयनाइजेशन हमसे पूछा है, मतलब हमसे HCN के आयनाइजेशन की रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछा है। HCN के आयनाइजेशन से क्या बनेगा, H प्लस Cn माइनस। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड रिएक्शंस की मदद से थर्ड रिएक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए, थर्ड रिएक्शन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगी। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो OH माइनस से OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें थर्ड वाली रिएक्शन मिल जाएगी और हैसेस लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा H3 नॉट हो जाएगा डेल्टा H2 नॉट माइनस डेल्टा H1 नॉट। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस 45.2 किलो जूल्स, विच वी कैन ऑब्जर्व इन ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है जेनॉन एटम का इस कंपाउंड के अंदर। यहाँ पर अपन को चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होना चाहिए। मान लीजिए जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट X है। एक न्यूट्रल कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शुड बी 0। यहाँ से X की वैल्यू 8 आ रही है, तो जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +8 है। ठीक है। कमिंग टू 29th क्वेश्चन, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड को हटाना है, OH लगाना है, मतलब वाटर का एडिशन कराना है। KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो डबल बॉन्ड ही ब्रेक कर देगा। MCpBa CH2Cl2, इससे ऑक्सीरेन बनेगा, एपॉक्साइड बनेगा। अपन को मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर कराना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से ये काम हो जाएगा। फोर्थ वाली रिएक्शन में ये बात दिख रही है। 30th क्वेश्चन, CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन Ci बॉन्ड बिकॉज। बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस मुझे इनअप्रोप्रिएट लगे। CCl बॉन्ड Ci बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है ना। यहाँ पर sp3 हाइब्रिड कार्बन का 2p ऑर्बिटल क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, जबकि Ci बॉन्ड में कार्बन का 2p ऑर्बिटल आयोडीन के 5p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, जो कि पुअरर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा। डिसिमिलर साइज्ड ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग पुअरर होती है। तो कोई भी ऑप्शन इस बात को शो नहीं कर रहा है। फिर भी अगर ऑप्शन मार्क करना हो तो अपन को ए ऑप्शन मार्क करना चाहिए। दोनों ही बॉन्ड्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, पर ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर ए में है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस थोड़ा मुझे इनअप्रोप्रिएट लगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक टिन ऑक्साइड कंटेनिंग SN2+ एंड SN4+ आयन इज दिस। मोल रेशियो आपको बताना है SN2+ और SN4+ का। तो आप मान लीजिए कि इस फॉर्मूला में अपने पास x SN2+ हैं, 4.44 माइनस x जो है वो SN4+ हो जाएंगे और 8 ऑक्साइड आयंस हो जाएंगे। इन सब के चार्जेस ऐड करके 0 के इक्वेट करिए, मतलब 2 टाइम्स x, 4 टाइम्स 4.44 माइनस x
प्लस 8 टाइम्स -2 शुड बी इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चंस चार्ज बैलेंसिंग से किए जाते हैं। 4.44 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 17.76 मिल रहा है, इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट किया, ये 2x के बराबर आ रहा है। यहाँ से अगर आप x फाइंड करेंगे तो 0.88 आ रहा है। x की वैल्यू 0.88 है, इसका मतलब SN2 प्लस का नंबर अगर 0.88 है तो SN4 प्लस का नंबर 4.44 में से सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 3.56, और इन दोनों का ही अपन को रेशियो लेना है 88/356, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है। अगर इसको मैं 90 मान लूँ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 360 मान लूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 1/4 आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कमिंग टू 32nd क्वेश्चन, ये केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। 99% ऑफ द रिएक्शन 32 मिनट्स में कंप्लीट हुई। 99% ऑफ द रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पर अपन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के यूज़ में आने वाली एक इक्वेशन देखते हैं। ln 1/1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू KT, वेयर अल्फ़ा इज़ द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक केस में अल्फ़ा 0.99 है और एक केस में अल्फ़ा 0.999 है। 0.99 वाले केस में टाइम लग रहा है 32 मिनट्स। 0.999 वाले केस में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए यही वाली इक्वेशन आप 2 बार अप्लाई करिए। एक बार जब मैं इसमें 0.99 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे मिलता है ln 100 इज इक्वल टू K टाइम्स 32, और 0.999 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ln 1000 इज इक्वल टू K टाइम्स T। यहाँ से मुझे T फाइंड करने की कोशिश करनी होगी। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके 2.303 का फैक्टर कैंसिल करके अपन को मिलेगा log 1000 अपॉन log 100 इज इक्वल टू T/32। log 1000 की वैल्यू 3, log 100 की वैल्यू 2 होती है। यहाँ से अगर आप टाइम फाइंड करने जाओगे तो वो आएगा 48 मिनट्स। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा D। 33rd क्वेश्चन, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में कौन से 2 ऑर्बिटल्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किए गए हैं? तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं dx²y², dz², ये n-1 सब शेल के, फिर ns, फिर npx, npy, npz। ये 6 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका आंसर है A। Coming to 34th question, difference between heat of reaction and change in internal energy at constant volume for the reaction given below in kilojoules is। heat of reaction तो डेल्टा H होता है और change in internal energy डेल्टा U। हम जानते हैं फॉर केमिकल रिएक्शंस डेल्टा H माइनस डेल्टा U को लिख सकते हैं डेल्टा NG RT। डेल्टा NG यहाँ पर ध्यान से फाइंड करिएगा। बेंजीन लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, इनके कोफिशिएंट्स मत देखिएगा, सिर्फ गैसेस के कोफिशिएंट्स देखिए। 12 - 15 करने पर -3 आ रहा है, और RT की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है 2.48। आप फाइंड करके देख लेना, किलो जूल्स पर मोल। तो ये अगर अपन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये -7.44 किलो जूल्स आना चाहिए, जो कि अपन को फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 34th का आंसर A। 35th क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स के शेप पर आधारित है। बॉन्ड एंगल किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा होगा? ठीक है, तो PH3 में बॉन्ड एंगल रफली 90 डिग्री होता है। PH3 में हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व किए बिना ही मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हैं। CH4 में एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और यहाँ बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। PH3 का बॉन्ड एंगल लगभग 93 डिग्री होता है। अमोनिया में लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण
बॉन्ड्स को क्लोज़र शिफ्ट होना पड़ता है और बॉन्ड एंगल थोड़ा रिड्यूस्ड है। वाटर में इवन फर्दर रिडक्शन आता है बॉन्ड एंगल में, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल यहाँ पर 104.5 डिग्री होता है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल मीथेन में। 36th क्वेश्चन, कौन सी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए अल्काइल हैलाइड मोस्ट प्रोबेबली 3 डिग्री होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल जो ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एलिमिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो वी शुड हैव अ माइल्ड बेस, अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये चीज़ें हमें थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं। 37th क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं HBr की रिएक्शन करानी है एक ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ईथर ग्रुप भी है। अब HBr की रिएक्शन जो है वो डबल बॉन्ड पर भी होती है और ईथर ग्रुप पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो मोर रिएक्टिव साइट है। ईथर्स के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव साइट है। मोरओवर आप देखेंगे कि H+ के एडिशन के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा सेंट्रल कार्बन पर, वो स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्योंकि वो ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड पर ही अटैक होगा। बाद में ब्रोमाइड आयन आके इस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ईथर ग्रुप पर रिएक्शन नहीं करानी है। अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर होगा बी। 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ एसिडिक ऑक्साइड्स ही रिएक्ट कर सकते हैं या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट कर सकते हैं। SiO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। BeO एंड B2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ये भी NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड खुद एक बेसिक ऑक्साइड है, ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 39th क्वेश्चन में 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पूछी है, ये तो अपन को याद होनी चाहिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। ध्यान रखिए NaAMU में 1 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम होता है 1 AMU होता है 1 NA ग्राम। यहाँ से आपको यही वैल्यू मिलेगी, आप फाइंड करके देख लीजिए। 40th क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओजोन का फॉर्मेशन किस गैस के थ्रू कैटेलाइज होता है? तो इसका आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड होती है। विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन इज हीटेड विद आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? तो ये तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन वाली, आयोडोफॉर्म टेस्ट वाली रिएक्शन है। एसीटोन को रिएक्ट करा रहे हैं I2 से और एक्वस KOH से। इस केस में एक तो सॉल्ट बनेगा पोटेशियम एसीटेट, और साथ साथ बनेगा आयोडोफॉर्म, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। ऑप्शंस भी अगर अपन पढ़ें, आयोडोफॉर्म के साथ एसिटिक एसिड भी दे रखा है। एसिटिक एसिड यहाँ पर बाद में बन सकता है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने से, लेकिन ओरिजिनल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एसिटेट आयन बन रहा है, इसीलिए डी ऑप्शन मार्क मत कर दीजिएगा। आयोडोफॉर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। 42nd क्वेश्चन, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ MgO, BaO, Na2O एंड FeO फॉलोज द ऑर्डर। ठीक है, एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स अगर इसको वाटर में डालें तो NaOH बनेगा, तो जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर सॉल्यूबल भी है। BaO को वाटर में डालें तो BaOH होल ट्वाइस बनेगा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है बट सोडियम हाइड्रोक्साइड से वीकर है।
MgO को वाटर में डालेंगे तो एक स्पैरिंगली सॉल्यूबल कंपाउंड बनेगा MgOH होल ट्वाइस, जिसके सैचुरेटेड सोल्यूशन को अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्योंकि ये वाटर में कम डिज़ोल्व होता है तो ये वाटर को बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं बना पाएगा, इसलिए मोस्ट बेसिक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड है। जितना हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट में जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। आंसर सी ही होना चाहिए। 43rd क्वेश्चन, कंपाउंड फॉर्म्ड इन द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन इन द लेसेंट सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बनता है फेरी फेरोसाइनेट, जिसका प्रशियन ब्लू कलर होता है। इस कलर के अपीयरेंस के थ्रू ही हम नाइट्रोजन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फेरी फेरोसाइनेट। 44th क्वेश्चन, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि NOCl का ब्रेक डाउन कैसे करें ये सवाल खड़ा होता है। ये तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर अपन को एडिशन कराना है डबल बॉन्ड पर इसका जो ब्रेक डाउन है वो NO+ और Cl- के फॉर्म में कराएं या NO- और Cl+ के फॉर्म में कराएं। NO- और Cl+ के फॉर्म में कराना गलत रहेगा क्योंकि Cl+ भी अनस्टेबल है और NO- भी कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। NO- का अगर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें MO थ्योरी से तो वो 2 आता है और NO+ का बॉन्ड ऑर्डर अगर फाइंड करें MO थ्योरी से तो वो 3 आता है बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब NO+ मोर स्टेबल है। Cl- भी स्टेबल है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl+ में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन से बनेंगे इसके वो है NO+ एंड Cl-। तो पहले स्टेप में NO+ ऐड करेंगे, कार्बोकेटायन बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में Cl- ऐड करेंगे। तो पहले स्टेप में NO+ इस तरह से ऐड करिए कि एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने जो कि सेंट्रल कार्बन पर बनेगा और फिर Cl- का एडिशन। तो क्लोरीन जो है वो सेंट्रल कार्बन एटम पर जाकर अटैच होगा। आंसर होना चाहिए ए। लास्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या ये कहें कितनी आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जा सकता है, ईज़ ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा साइज़ ऑफ मेटल आयन कितना छोटा है, कितना बड़ा है, चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन, इन सब चीज़ों से मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है। इन सभी में अगर आप देखेंगे तो ईजीएस्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन क्रोमियम ही है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s1 है। तो ये अपना 4s वाला इलेक्ट्रॉन सबसे रेडीली लूज़ कर सकता है। बाकी एलिमेंट्स में 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम में 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके चलते इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और एक सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेगा जिससे कि मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। 45th का आंसर होगा डी। ओवरऑल ये टेस्ट पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जो एवरेज लेवल ऑफ पेपर रहा है उसके मुकाबले ये टेस्ट पेपर थोड़ा चैलेंजिंग लगा मुझे। उसमें कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, कुछ थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी हैं। ओवरऑल अगर आप 140+ स्कोर कर रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर है, ठीक है। 160+ इज़ एन एक्सीलेंट स्कोर एंड 170 इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस पेपर। तो इसमें अपन थोड़ा सा क्राइटेरिया कम कर सकते हैं, अच्छे स्कोर को यहाँ पर 140 पर ला सकते हैं। 140 वुड बी अ गुड स्कोर इन दिस टेस्ट पेपर। होपफुली आप लोगों ने टेस्ट दिया है और आप अच्छे से कर पाए हैं। चलिए मिलेंगे फिर किसी और टेस्ट के डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी